हेलो, चलिए, आवाज आ रही है क्या? बताएंगे, आवाज आ रही है क्या? ओके। चलिए, आज अपन क्या डिस्कस करेंगे? प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ रचना एंड क्रिया शारीर। शरीर रचना और क्रिया शारीर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कल वाला टेस्ट सभी ने दे दिया क्या? मैंने देखा तो 3-4 बच्चों ने दिया है, बाकी लोगों ने दिया ही नहीं है टेस्ट, तो टेस्ट भी दो। चलिए, अपन बात करेंगे किसकी? चलिए, अपन किसकी बात करेंगे? शरीर रचना और क्रिया की। शरीर रचना को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? एनाटॉमी। क्या बोला जाता है? एनाटॉमी। हाँ, बिल्कुल। और क्रिया को बोला जाता है फिजियोलॉजी। क्या बोला जाता है? फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब शरीर की संरचना के बारे में जानना, और फिजियोलॉजी मतलब शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं, जैसे पाचन कैसे हो रहा है, उत्सर्जन कैसे हो रहा है, प्रजनन कैसे हो रहा है, परिसंचरण कैसे हो रहा है, इन प्रक्रियाओं को जानना किस विज्ञान में पढ़ते हैं? शरीर क्रिया में। और यकृत कैसा होता है, यकृत का वजन कितना होता है, यकृत में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है ना, ये सब पढ़ना, ये क्या है? एनाटॉमी है ना। तो किसी भी अंग की संरचना का पढ़ना, शरीर की संरचनाओं का पढ़ना तो कहलाता है एनाटॉमी, और शरीर की क्रियाओं को जानना क्या कहलाता है? शरीर क्रिया। क्या कहलाता है? शरीर क्रिया। क्या कहलाता है? शरीर क्रिया कहलाता है। चलिए, ठीक है ना, क्या कहलाता है? शरीर क्रिया कहलाता है। सबसे पहले अपन शरीर को देखते हैं। तो अपने को अगर शरीर को पढ़ना है, अपने को अगर शरीर को पढ़ना है, तो शरीर को पढ़ने की सुविधा के हिसाब से, या शरीर के पूर्ण ज्ञान के लिए, शरीर को पढ़ने की सुविधा के हिसाब से 6 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 6 भागों में। अरे बोलो, कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 6 भागों में विभाजित किया गया है। उसको अपन बोलते हैं षडंग शरीर। क्या बोला जाता है उसको? षडंग शरीर बोला जाता है। षडंग मतलब 6 अंग। षडंग मतलब, अरे बोलो, षडंग मतलब 6 अंग। क्या? षडंग मतलब 6 अंग। ठीक है ना। षडंग मतलब 6 अंग या 6 पार्ट। अंग नहीं, 6 पार्ट, 6 भाग या अंग बोल दो। ठीक है ना। तो शरीर को 6 भाग में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 6 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना। उन 6 भागों के क्या क्या नाम है? तो देखो, उन 6 भागों में सबसे पहला क्या है देखेंगे। उन 6 भागों में सबसे पहले है सिर, ग्रीवा और मस्तिष्क। आपने एक इंसान बनाया, ये उसकी गर्दन हो गई। ठीक है ना। ये मैंने एक व्यक्ति बना दिया है। ठीक है, एक व्यक्ति बना दिया है। तो इसको 6 भागों में अगर विभाजित करूं, तो देखो ये इसका क्या हुआ? सिर हो गया, और सिर के अंदर ही मस्तिष्क उपस्थित है। क्या उपस्थित है? मस्तिष्क। इसका ब्रेन भी तो यही उपस्थित है। ये इसका क्या हो गया? मस्तिष्क हो गया, सिर मस्तिष्क। ये इसकी हो गई गर्दन। क्या हो गई? गर्दन। तो इन तीनों को मिला के बोल दिया एक पार्ट। क्या बोल दिया? एक भाग। ये क्या है? एक भाग। ठीक है ना। तो सिर, मस्तिष्क और ग्रीवा, गर्दन को बोला जाता है ग्रीवा, इन तीनों को मिला के बोल दिया ये एक भाग है। अब देखो, ये हो गया इसका दायां हाथ। क्या हो गया? दायां हाथ। ये इसका हो गया बायां हाथ। दो ये हो गए, दायां हाथ और बायां हाथ। अब ऐसे ही इसका, ये इसका क्या हो गया? दायां पैर। क्या हो गया साहब? दायां पैर। और ये इसका हो गया बायां पैर। तो टोटल मिला के ये हो गए 4। कितने हो गए? 4। ठीक है। अब ये जो बचा है, ये जो आपका बचा, ये बच गया मध्य में। इसको बोलते हैं मध्य शरीर। क्या बोलते हैं? मध्य शरीर। या इसी का दूसरा नाम होता है अंतर आदि। क्या नाम होता है? अंतर आदि।
और इसको अंग्रेजी में बोला जाता है ट्रंक। क्या बोला जाता है? ट्रंक। अरे बोलो क्या बोला जाता है? ट्रंक बोला जाता है। तो देखो 3 भाग कौन कौन से हुए? 6 भाग। सबसे पहले सिर, मस्तिष्क और ग्रीवा को मिला के 1 भाग बोल दिया। उसके बाद ये दायां हाथ, बायां हाथ, दायां पैर और बायां पैर, ठीक है ना, ये हो गए कुल मिला के 4। तो 4 + 1 5 हो गए। और एक ये क्या बचा मध्य में, जो मध्य शरीर बचा, ये बचा एक मध्य शरीर। तो कुल मिला के कितने भाग हो गए? 6 भाग हो गए। कितने भाग हो गए? 6 पार्ट। कितने हो गए? 6 पार्ट। तो इस तरीके से शरीर को 6 भागों में विभाजित किया जाता है। इस तरीके से शरीर को 6 भागों में विभाजित किया जाता है। समझ में आया क्या? चलिए चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हो गया सिर, ग्रीवा, मस्तिष्क, उसके बाद मध्य शरीर, उसके बाद शाखाएं। शाखाओं में क्या हो गया? 2 ऊपरी अंग, मतलब ऊपरी को बोलते हैं अपर लिम्ब। अरे ये 2 हाथ है मेरे, ठीक है ना, ऐसे ही नीचे 2 पैर हैं, ठीक है ना, और 2 निचले अंग, मतलब राइट एंड लेफ्ट लोअर लिम्स, ठीक है ना। तो शाखाएं कितनी होती हैं आपसे पूछा जाए, तो शाखा होती हैं 4, ठीक है ना। सिर ग्रीवा को मिला के बोला जाता है, सिर ग्रीवा को मिला के बोला जाता है 1 भाग, ठीक है। ये होता है क्या? ये हो गया सिर ग्रीवा, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या हो गया? मध्य शरीर, मध्य शरीर। तो इस प्रकार से 6 भागों में विभाजित किया जाता है। इसको बोलते हैं सडंग शरीर, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? सडंग शरीर। चलिए समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अब जो आचार्य चरक हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आचार्य चरक हैं तो उन्होंने कैसे बोला है इसको, सडंग शरीर को? उन्होंने बोला है द्वयी बाहु, द्वहु बाहु, 2 तो होती है बाहु, और द्वहु शक्ति, 2 क्या होती है? शक्ति मतलब पैर, ठीक है। 2 क्या होते हैं? पैर। इनको बोला जाता है 4 शाखाएं, ठीक है ना। और एक हो गया सिर ग्रीवा, ये मिला के बोला है 1। और एक बोल दिया अंतर आदि। क्या बोल दिया? अंतर आदि, या इसी को बोला जाता है मध्य शरीर। क्या बोला जाता है? मध्य शरीर। अंतर आदि का मतलब क्या होता है? मध्य शरीर। तो कुल मिला के ये हो गया 1। तो इस प्रकार से टोटल 6 भागों में आयुर्वेद वालों ने, आयुर्वेद वाले आचार्यों ने भी 6 भागों में ही विभाजित किया है, सडंग शरीर बताया है। अरे बोलो समझ में आया क्या? अरे बोलो समझ में आ गया क्या? ये हुआ सडंग शरीर। क्या हुआ? सडंग शरीर। अरे बोलो। चलिए चलिए अब बात करते हैं अग्नि की। तो अग्नि क्या है? शरीर का पाचन तंत्र एक तरीके का। क्या है? शरीर का पाचन तंत्र। ये क्या है? शरीर का पाचन तंत्र है एक तरीके का। अगर ये अग्नि नहीं होगी तो शरीर में पाचन नहीं होगा, शरीर में पाचन नहीं होगा। अब आयुर्वेद में कुल मिला के 13 प्रकार की अग्नियां बताई गई। कितने प्रकार की अग्नि? 13 प्रकार की अग्नि बताई हैं। अरे बोलो कितने प्रकार की अग्नि बताई हैं? 13 प्रकार की अग्नि बताई हैं। ये 13 अग्नि में देखो कौन कौन सी हैं। एक जो मुख्य अग्नि है जिसको बोला जाता है जठराग्नि या पाचक अग्नि, ये तो है मुख्य अग्नि जिसकी संख्या 1 है। इसके अलावा धातुएं होती हैं 7, तो 7 क्या हो गई? धात्वाग्नि। 7 क्या होती हैं? धात्वाग्नि। कौन कौन सी धातुएं? रसअग्नि, रक्ताग्नि, मांस अग्नि, अरे बोलो मेद अग्नि, अस्थि अग्नि, मज्जा अग्नि और शुक्र अग्नि। इस तरीके से कुल मिला के 7 क्या होती हैं? धातुओं की अग्नि होती है। क्या होती है? 7 धातुओं की अग्नि। इसी प्रकार से आपको बताए हैं 5 महाभूत कौन कौन से होते हैं बताओ? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इन 5 महाभूतों की भी अपनी अपनी अग्नियां होती हैं। तो कुल मिला के महाभूत 5 हैं, तो महाभूतों की अग्नि कितनी हो गई? 5। कुल मिला के धातुएं कितनी है? 7, तो उनकी अग्नि कितनी हो गई? 7। समझ में आया? और एक मुख्य अग्नि कौन सी है? जठराग्नि। और अगर किसी व्यक्ति की जठराग्नि अगर बुझ गई, अगर जठराग्नि किसी की बुझ गई या शांत हो गई तो व्यक्ति मर जाएगा। व्यक्ति क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अरे बोलो कहानी समझ में आ रही है क्या? एक बार ये करेंगे कमेंट सेक्शन में, बताओ समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो
तो कुल मिला के कितने प्रकार की अग्नि बताई है? 13 प्रकार की अग्नि बताई गई है। अरे बोलो। और अग्नि का काम क्या होता है? अग्नि सब चीज को पचा देती है। क्या करती है? पचा देती है। तो तुम जो खाना खाते हो वो काहे से पच रहा है? तुम्हारी जठराग्नि से। और उस पर धात्वाग्नि और भूताग्नि दोनों काम करती हैं। अरे बोलो, समझ में आया क्या? चलिए, मैं मानता हूं समझ में आ गया, बाकी बच्चे बोल नहीं रहे हैं। तो ये हुआ अग्नि के बारे में। अगली बात करते हैं कला। किसकी बात करते हैं? कला की। किसकी बात करते हैं? कला की। तो कलाएं, कलाएं का मतलब होता है मेम्ब्रेन्स। कला मतलब एक आवरण, एक कवरिंग है। ये क्या है? कवरिंग है। कवरिंग मतलब आवरण। जैसे आप शरीर पे शरीर को बचाने के लिए उस पर कपड़ा ढकते हो, उसी प्रकार से शरीर में विभिन्न अंगों को, मांसपेशियों को, ठीक है ना, इन सब पर एक परत मिलती है। ठीक है ना, एक परत मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कला। और जो कलाओं की संख्या होती है, तो कला क्या है? कलाओं की संख्या सुश्रुत ने मानी है। सुश्रुत ने बताया कलाओं के बारे में 7 कलाएं होती हैं। क्या होती हैं कलाएं? 7 कलाएं होती हैं। कितनी कलाएं होती हैं? 7 कला होती हैं साहब। जैसे दूध के ऊपर मलाई पड़ती है ना, दूध को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से कलाओं का निर्माण होता है ना। तो सुश्रुत के अनुसार कितनी कलाएं होती हैं? 7 कलाएं होती हैं। कितनी कलाएं होती हैं? 7। और ये अंगों और धातुओं के बीच क्या होती है? चमकदार और चिकनी परत का कार्य करती है। कैसी होती है? चमकदार और चिकनी। कैसी होती है? चमकदार और चिकनी। अब इनके जो नाम है वो आपको याद करने हैं। तो नाम याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? मार में स पू पी सु। इसको याद करना है ऐसे, मार मेस पूपीसु। कैसे याद करना है? मार मेस पूपीसु। इसको ऐसे ही याद करेंगे, मार मेस पूपीसु के नाम से, है ना। तो मार से हुआ मांस धरा। सबसे पहली कला होती है मांस धरा। दूसरी होती है रक्त धरा। तीसरी होती है मेद धरा। और स से होती है श्लेष्म धरा। कौन सी? श्लेष्म धरा। और पू से होती है पुरीस धरा। कौन सी कला? पुरीस धरा। इसी को बोला जाता है मलधरा कला। कौन सी कला? मलधरा कला। और पी से होती है पित्त धरा कला। अरे कौन सी धरा कला? पित्त धरा कला। और सू से होती है शुक्र धरा कला। कौन सी कला? शुक्र धरा कला। तो क्या याद करना है? मार मेस पू पी सु। क्या याद करना है? मार मेस पू पी सु। तो सबसे पहले मांस धरा, उसके बाद रक्त धरा, उसके बाद मेद धरा, उसके बाद श्लेष्म धरा, उसके बाद पुरीस धरा या मल धरा, और उसके बाद पित्त धरा कला। और सू के बाद, सू का मतलब क्या है? शुक्र धरा कला। तो इस प्रकार से टोटल 7 कलाएं होती हैं। तो अपने को नंबर पता होना चाहिए। पहली कला कौन सी है? तो पहली हो गई मांस धरा। दूसरी कौन सी? रक्त धरा। तीसरी मेद धरा। चौथी हो गई श्लेष्म धरा। आपको इसी क्रम में याद रखना है, ठीक है ना। पांचवी हो गई कौन सी? पुरीस धरा। छठवीं हो गई पित्त धरा। और सातवीं हो गई शुक्र धरा। तो इस प्रकार से 7 कलाओं की संख्या बताई गई है। मार मेस पूपीसु, मांस धरा, रक्त धरा, मेद धरा, श्लेष्म धरा, पुरीस धरा, पुरीस धरा को मल धरा बोलते हैं। उसके बाद पित्त धरा, और सू का मतलब शुक्र धरा कला। तो इस प्रकार से टोटल कितनी कलाएं होती हैं? 7 कलाएं होती हैं। और ये इनका काम मैंने अभी आपको बता दिया किस किस को ढकती हैं। तो ये धमनियों को आशय मतलब कोई भी खोखली जगह बोलते हैं उसको, खोखला स्थान, ठीक है। पेशियों को ढकने और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। भाई तुम कपड़े क्यों पहन रहे? सुरक्षा के लिए। तो ऐसे शरीर में विभिन्न धमनियां हैं, आशय हैं, पेशियां हैं, उन सबको ढकने के लिए क्या ऊपर वाले ने दिए है? एक आवरण दिया। उसका नाम क्या है? कला है। क्या है उसका नाम? कला। जिनकी संख्या कितनी बताई गई है? 7 बताई गई है ना, ठीक है ना। तो कलाएं कितनी बताई गई हैं? 7 बताई गई हैं। मांस धरा, रक्त धरा, मेद धरा, ठीक है ना। इस तरीके से टोटल 7 बताई गई हैं। तो आपको इसको ट्रिक से याद करना है, ठीक है ना। एक बार अभी नहीं याद हो रहा है तो इसको एक बार दोबारा जाके वीडियो में देखना,
द्वारा रिकॉल हो जाएगा आपको, है ना। इतना समझ में आ गया। तो ये शरीर की धमनी आशय पेशियों को ढकने और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। चलिए अब बात करते हैं रक्तचाप। क्या है रक्तचाप? तो रक्तचाप की अगर मैं बात करूं तो देखो, रक्तचाप को अगर आपको थोड़ा समझना है तो समझ लेते हैं। रक्तचाप बड़ी सिंपल सी कहानी है। रक्तचाप, ये तुम्हारा हृदय होता है, ये तुम्हारा हृदय होता ये तुम्हारा हृदय है ना। ये क्या है? तुम्हारा हृदय। तो हृदय क्या है? पंप करने का कार्य करता है। क्या करने का? पंप करने का कार्य। तो ये मान लो एक तरीके से पानी की मोटर है। अब ये इसको मान लो खून की मोटर। इसकी मोटर है ये खून की मोटर। जैसे घर में पानी चढ़ाते हैं तो वहां से पंप होता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये शरीर में जो रक्त को ले जाती हैं रक्त वाहिनियां, उनको बोला जाता है धमनी। क्या बोला जाता है? धमनी। तो जब ये मोटर सिकुड़ती है, आप खुद सोचो, जब पाइप को दबाओगे तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा। तो जब ये सिकुड़ता है, जब ये हृदय सिकुड़ता है तो इसमें ब्लड एक प्रेशर से जाता है, ब्लड प्रेशर से जाता है और उसकी दीवारों पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। भाई पानी, पाइप में पानी बह रहा है तो क्या होगा? बल लगेगा कि नहीं लगेगा उस द्रव द्वारा। तो इसी तरीके से जब रक्त इसमें जाता है, रक्त वाहिनियों में, कौन सी रक्त वाहिनी? मेनली धमनी। तो इनमें क्या होता है? बल लगाता है ये रक्त। इस बल लगाने को ही क्या बोला जाता है? रक्तचाप या रक्त भार। क्या बोला जाता है? रक्तचाप या रक्त भार। तो एक बार तो जब बल लगेगा, जब ये सिकुड़ेगी पंप, हमारी पंप सिकुड़ेगी, मतलब हृदय तुम्हारा सिकुड़ेगा। और देखो सिकुड़ना क्या हुआ? सिकुड़ना। तो सिकुड़ने को एस से सिकुड़ना, एस से सिस्टोल, एस से सिकुड़ना, एस से सिस्टोल, है ना। इसको बोलते हैं सिस्टोल। तो यहां पर जो रक्तचाप बनेगा उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या बोला जाता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। शॉर्ट में बोलते हैं एसबीपी। क्या बोला जाता है? एसबीपी। अब एक बार पिचक गया, अब जब पिचक गया तो ऐसा तो नहीं पिचका रह जाएगा हृदय तुम्हारा, अब वो सिकुड़ेगा, वो सॉरी फैलेगा। तो फैलेगा तो ये रक्त का प्रवाह क्या होगा? थोड़ा कम होगा। तो अब जब ये फैलेगा, अब मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से बना दूं, जब ये फैलेगा, जब ये फैलेगा, मतलब तुमने पाइप को पहले दबाया, फिर पाइप को तुमने छोड़ दिया, पाइप को दबाया फिर छोड़ दिया, छोड़ दोगे तो क्या होगा? पानी का प्रेशर कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पाइप को तुमने क्या कर दिया? ये फैलेगा। इसको बोलते हैं डायस्टोल। क्या बोलते हैं? डायस्टोल। तो जब फैलेगा तो फैलने के बाद जो दाब लगेगा उस दाब को बोलते हैं अपन, कौन सा दाब? उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कौन सा ब्लड प्रेशर? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। शॉर्ट में बोला जाता है डीबीपी। क्या बोला जाता है? डीबीपी। क्या बोला जाता है? डीबीपी। तो एक चीज अपने को समझ में आ गई कि जब सिकुड़ेगा जब तो दाब ज्यादा होगा और जब फैलेगा तो दाब कम होगा। तो मतलब एसबीपी हमेशा किससे ज्यादा होगा? डीबीपी से। एसबीपी हमेशा किससे ज्यादा होगा? डीबीपी से ज्यादा होगा, ठीक है ना। एसबीपी हमेशा डीबीपी से क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डायग्राम से ऐसे नहीं पूछता, लेकिन बना के आओगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। तो एसबीपी की जो सामान्य वैल्यू होती है, अपन देखते हैं ना ब्लड प्रेशर नापते हैं तो बोलते हैं 120 आ रहा है, तो ये 120 अब आपसे आज के बाद पूछे तो क्या बताना? ये एसबीपी है, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। जब हृदय तुम्हारा सिकुड़ रहा है तब उसके द्वारा लगाया गया दाब। और डीबीपी की नॉर्मल वैल्यू होती है 80 mm Hg, 80 mm Hg। तो इसको बोला जाता है रक्तचाप या रक्त भार, ठीक है ना। चलिए तो क्या है देखो, हृदय द्वारा क्या बोला गया है? हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त का धमनियों की दीवार पर लगने वाला दबाव क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है। तो जब हृदय पंप करता है, हृदय जब पंप करता है रक्त को, तो धमनियों की दीवार पर जो दबाव लगता है उसको क्या बोला जाता है? रक्तचाप बोला जाता है। और सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। 120 क्या है? सिस्टोलिक, और नीचे वाला क्या है? डायस्टोलिक।
नीचे वाला क्या है, डायस्टोलिक। ठीक है ना। अब कई लोग बोलते हैं बीपी की समस्या हो गई, बीपी की समस्या हो गई, तो कब बोलेंगे बीपी की समस्या हो गई, कब बोलेंगे बीपी की समस्या, जब एसबीपी मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या तो 140 के बराबर हो या 140 से ज्यादा हो, और डीबीपी कितना हो, या तो 90 के बराबर हो या 90 से ज्यादा हो, तो इसको बोला जाता है बीपी का मरीज। तो इसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या हो गई ये, हाइपर टेंशन, और टेंशन से भी बीपी बढ़ जाता है, इसलिए इसको बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन। क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 के बराबर या उससे ज्यादा हो जाए और डायस्टोलिक 90 या उसके बराबर या उससे ज्यादा हो जाए, तो इसको बोला जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अरे बोलो समझ में आया क्या, समझ में आ गया क्या, बताएंगे समझ में आया क्या। चलिए, हृदय गति की स्थितियां, हृदय गति की स्थितियां, तो अगर मैं हृदय गति की बात करूं तो हृदय की गति कितनी होती है, तो हृदय सामान्यतः कितनी धड़कन होती है, तो सामान्य धड़कन कितनी होती है हृदय की, तो सामान्य 70 से 80 होती है 1 मिनट में। तो तुम्हारा हृदय कितनी बार धड़कता है, धक 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 की आवाज आती है ना, वो 1 मिनट में 70 से 80 बार होता है। ठीक है ना, 70 से 80 बार होता है। अब दो सिचुएशन होती है, होती टैकीकार्डिया, टैकी का मतलब होता है फास्ट, और एक होती ब्रेडीकार्डिया, ब्रेडी का मतलब होता है स्लो। क्या होता है, स्लो। क्या होता है, स्लो। तो अगर हृदय की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाए, जैसे कब होता है, जब एकदम आप भागने लग जाओ, एक्सरसाइज करने लग जाओ, तो क्या हो जाती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती। ठीक है ना। तो सामान्य से बहुत तेज मतलब 100 बीट पर मिनट से भी तेज हो जाए। बीपीएम का मतलब क्या है, बीपीएम मतलब बीट पर मिनट, बीट पर मिनट। तो जब धड़कन 100 से ज्यादा हो जाए, जब धड़कन 100 से ज्यादा हो जाए तो उसको बोला जाता है टैकीकार्डिया। क्या बोला जाता है, टैकीकार्डिया। और जब 60 से कम हो जाए तो उसको बोला जाता है ब्रेडीकार्डिया। क्या बोला जाता है, ब्रेडीकार्डिया। तो जब 100 बीपीएम से ज्यादा अगर चली जाए हृदय की धड़कन तो उसको बोला जाता है टैकीकार्डिया, और 60 से अगर कम हो जाए तो उसको बोला जाता है ब्रेडीकार्डिया। ये है हृदय गति की दो स्थितियां। अरे बोलो सही है क्या। अब बात करते हैं अस्थियों की संख्या की। तो अस्थियों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो अस्थि का मतलब क्या होता है, बोन। क्या होता है, बोन। ठीक है ना, बोन। तो अस्थियों की संख्या आधुनिक विज्ञान में कितनी बताई गई है, अस्थियों की संख्या कितनी बोलते हैं, 206 हड्डी होती है शरीर में। कितनी हड्डी होती है, 206। लेकिन आयुर्वेद के आचार्य अलग अलग बताते हैं। तो अगर पूछा जाए सुश्रुत कितने बताते हैं, तो सुश्रुत के अनुसार हड्डियों की संख्या होती है 300। कितनी होती है, 300। अरे बोलो कितनी होती है, सुश्रुत के अनुसार 300 होती है। कितनी होती है, 300। ठीक है। और चरक के अनुसार कितनी होती है, 360। कितनी हड्डियां होती है चरक के अनुसार, 360। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है। ठीक है ना, कि सुश्रुत के अनुसार हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300, और चरक के अनुसार कितनी होती है, 360। कितनी होती है, 360। और आधुनिक शास्त्र के अनुसार कितनी होती है, 206। कितनी होती है, 206। चलिए, ओज, ओज की बात करते हैं। तो ओज क्या होता है, मैंने कल बताया था, संतरे लाया बहुत सारे और इसको निचोड़ लिया, उसका जो जूस निकला वो क्या है, बोलेंगे ये इसका सार है, ये इसका जूस है। तो ऐसे ही सभी धातुओं का, सभी धातुओं का सभी धातुओं का सार भाग क्या कहलाता है, ओज कहलाता है। क्या कहलाता है, ओज। और ओज ही शरीर का बल है, ये ही शरीर का अरे बल होता है। क्या होता है, शरीर का बल होता है। ठीक है ना। अब अगर मैं ओज की बात करूं तो ओज दो प्रकार का होता है। एक होता है पर ओज। कौन सा ओज, पर ओज। और एक होता है अपर ओज। कौन सा ओज होता है साहब,
पर और अपर। पर ओज की स्थिति होती है हृदय में। पर ओज कहाँ मिलता है? परियां बैठती हैं हृदय में, तो पर ओज कहाँ मिलता है? हृदय में। और इसकी अगर मैं मात्रा की बात करूं तो 8 बिंदु मात्रा में होता है ये। कितनी मात्रा में होता है? 8 बिंदु। कितने बिंदु होते हैं? पर ओज के 8 बिंदु होते हैं। और कहाँ पाया जाता है ये? हृदय में पाया जाता है, ठीक है ना, हृदय में पाया जाता है। इसी प्रकार अपर ओज जो होता है इसका प्रमाण होता है आधा अंजलि। अरे कितना प्रमाण होता है इसका? आधा अंजलि। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका सर्व शरीर में, पूरे शरीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पूरे शरीर में। तो ओज क्या है? सभी धातुओं का सार भाग ओज है। ओज के कितने भेद बताए हैं? तो ओज के 2 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं साहब? 2 भेद। कौन कौन से? एक तो होता है पर ओज और एक होता है अपर ओज। पर ओज कहाँ स्थित होता है? हृदय में स्थित होता है। और पर ओज की मात्रा कितनी बताई है? 8 बिंदु। और अपर ओज कहाँ स्थित होता है? सर्व शरीरगत। इसकी मात्रा कितनी बताई है? आधा अंजलि। कितनी बताई गई है? आधा अंजलि। चलिए साहब, ठीक है ना, आधा अंजलि। अब बात करते हैं मानसिक प्रकृतियां। तो देखो, आयुर्वेदा में एक स्पेशल सिद्धांत है, उसका नाम है प्रकृति। तो देखो, प्रकृति 2 तरीके की होती है। एक होती है शारीरिक प्रकृति और एक होती है मानसिक प्रकृति। कितनी प्रकृति? कौन सी प्रकृति? मानसिक प्रकृति। शारीरिक प्रकृति 7 प्रकार की होती है। वातज, पित्तज, कफज। वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज और समदोषज। और कौन सी होती है? समदोष के सारे 2 समान मात्रा में हो, ठीक है ना। तो शारीरिक प्रकृति 2 तरीके की होती, वो सॉरी, प्रकृति 2 प्रकार की होती है। एक होती है शारीरिक प्रकृति और एक होती है मानसिक प्रकृति। तो शारीरिक प्रकृति 7 होती हैं। कौन कौन सी? वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज और समदोषज। ये इस प्रकार से 7 होती हैं, जिसमें समदोषज प्रकृति श्रेष्ठ होती है। कितनी होती? कैसी होती है? श्रेष्ठ। और मानसिक प्रकृति के 3 प्रकार फिर बताए गए हैं। कौन कौन से? एस आर टी। एस आर टी फॉर, एस फॉर सात्विक, अरे आर फॉर राजसिक और टी फॉर तामसिक। और इसका कोड है 763। कैसे याद करना है? एस आर टी 763। एस आर टी 763 मतलब सात्विक प्रकृति होती है 7, राजसिक होती हैं 6 और तामसिक होती हैं 3। देखो, त से तामसिक, त से 3, त से तामसिक 3, त से 3 और एस से सात्विक, स से 7, एस से सात्विक, एस से 7 और राजसिक आप याद कर ही लोगे। अब बच्ची कुछ ये कितनी है? 6, ठीक है। तो अक्षरों से पता लग गया। एस फॉर सात्विक, एस फॉर 7, ता फॉर, टी फॉर तामसिक, टी फॉर 3, आर फॉर राजसिक और वो हो गई 6, ठीक है ना। इसको भी देखो तो ये 6 जैसा बनना है कुछ ऊपर, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो मानसिक प्रकृतियों की कुल संख्या कितनी हो गई बताओ? 7 ये, अरे कितनी हो गई? एस आर टी 7, 6, 3 कुल मिला के 16 होती हैं। कितनी होती हैं? 16। और शारीरिक प्रकृतियों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं पढ़ रहा हूं? अरे बोलो बोलो। चलिए, अब बात करते हैं पुरुष में प्रजनन अंग की। तो पुरुष में अगर मैं प्रजनन अंग की बात करूं तो देख लेते हैं साहब, प्रजनन अंग क्या होता है पुरुष में।
इस तरीके से होता है प्रजनन अंग। तो यहाँ पर ये जो वृषण लटके होते हैं एक पाउच में, उसको बोला जाता है वृषण कोश। क्या बोला जाता है? वृषण कोश, स्क्रोटम। यहां से एक कॉइल्ड संरचना होती है, कुंडलिनी संरचना होती है, उसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। इनको अंग्रेजी में याद रखना, एपिडिडाइमिस। और ये जो वृषण, इसको जो अंदर रखा है, ये जो अंडाकार संरचना, इसको बोला जाता है वृषण, अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्टिस। और यहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहां से एक नली जा रही होती है जिसमें शुक्राणु निकल के बाहर जाते हैं। इसमें इस नली को बोलते हैं शुक्रवाहिनी, जो शुक्रों का वहन करती है। और अंग्रेजी में बोला जाता है वास डिफरेंस। क्या बोला जाता है? वास डिफरेंस। ठीक है ना, क्या बोला जाता है? वास डिफरेंस। ठीक है, यहां पर कुछ ग्रंथि होती हैं, इनको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। क्या बोला जाता है? काउपर्स ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? काउपर्स ग्रंथि। और ये एक संरचना होती है जिसका नाम क्या है? शिश्न। क्या बोलते हैं इसको? शिश्न। या फिर यही, इसी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस। और यही मूत्र इंद्रिय होती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से मानव प्रजनन तंत्र में, पुरुष के प्रजनन तंत्र में क्या क्या मिलता है? वास डिफरेंस मिलती है, मतलब शुक्रवाहिनी, एपिडिडाइमिस, वृषण मिलता है, वृषण कोश मिलता है, शिश्न मिलता है, काउपर ग्रंथि मिलती है ना। और एक यहाँ पे ग्लैंड होती है, उसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। सुनी होगी ना नाम, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भी मेल में मिलती है, फीमेल में नहीं। प्रोस्टेट ग्लैंड, जब उम्र बढ़ने लग जाती है तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, तो कई मेल्स में प्रॉब्लम होती है ना, तो इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि। तो ये होते हैं मानव प्रजनन तंत्र, पुरुष प्रजनन तंत्र के भाग। तो देखो इसमें क्या क्या आता है, देख लेंगे क्या क्या आता है। इसमें वृषण आते हैं, कितनी होती है संख्या? 2 होती है। अधिवृषण मतलब एपिडिडाइमस। क्या आता है? एपिडिडाइमस। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 2। शुक्रवाहिका, इसकी भी संख्या कितनी होती है? 2। शिश्न, इसकी संख्या होती है 1। और प्रोस्टेट ग्रंथि, इसकी संख्या भी होती है 1। और यहाँ पे एक नहीं लिखी जो मैंने आपको बताई, काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि, इसकी संख्या होती है 2। तो ये सब मिलते हैं पुरुष प्रजनन तंत्र में। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? पुरुष प्रजनन तंत्र में। अरे बोलो, समझ में आया क्या? अरे बोलो, सो गए क्या? तो ये हैं पुरुष प्रजनन तंत्र के अंग। चलिए अब बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो अगर मैं बात करूं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, इसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोला जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके 2 भाग होते हैं, एक तो होता है मस्तिष्क और एक होता है मेरुरज्जु। क्या होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क मतलब ब्रेन और मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, 2 भाग होते हैं मुख्यतः। और अगर मैं बात करूं मस्तिष्क को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो मस्तिष्क के भैया कितने भाग होते हैं? मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। कितने? 3। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। क्या होता है? पश्चिम मस्तिष्क। तो ये इस प्रकार इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य अवयव क्या है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है अग्र मस्तिष्क,
एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्च मस्तिष्क। क्या होता है? पश्च मस्तिष्क। अरे बोलो, समझ में आया क्या? ये होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब बात करते हैं किसकी? उत्सर्जन तंत्र की। उत्सर्जन तंत्र का जो मुख्य अंग है किडनी। इसको बोला जाता है वृक्क। क्या बोला जाता है? वृक्क। क्या बोला जाता है? वृक्क बोला जाता है। किडनी क्या है? किडनी। किडनियों की संख्या कितनी होती है? 2। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है। और इसके अलावा क्या मिलता है? वस्ती मिलती है उत्सर्जन में, वस्ती या मूत्राशय। इसके अलावा मूत्र वाहिनी मिलती है। क्या मिलती है? मूत्र वाहिनी। इनको बोला जाता है यूरेटर्स। और वस्ती को बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर। पेशाब की थैली बोलते हैं, ठीक है ना, यूरिनरी ब्लैडर। इसको बोला जाता है वस्ती या मूत्राशय को, ठीक है ना। लेकिन मुख्य अंग क्या है? वृक्क। मुख्य अंग वृक्क। और वृक्क की, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ये क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं साहब। नेफ्रॉन कहलाती है। नेफ्रॉन कहलाती है, ठीक है ना। तो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन रक्त को छानते हैं, रक्त को छानते हैं और उससे मूत्र को अलग कर लेते हैं, उससे मूत्र को अलग कर लेते हैं। ये काम होता है आपके वृक्क का। तो वृक्क में बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वृक्क में बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलते हैं, जो क्या कहलाती हैं? वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, ये इसको बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोला जाता है? न्यूरॉन। ध्यान रखना, दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, न्यूरॉन और नेफ्रॉन, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो नर्वस सिस्टम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र को, तो उसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन। और उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का क्या कार्य होता है? ये रक्त को छानता है और उससे मूत्र को अलग कर लेता है। उससे मूत्र को क्या कर लेता है? अलग कर लेता है, ठीक है ना। और उत्सर्जन तंत्र में और भी, जैसे तुम्हारे फेफड़े भी CO2 को छोड़ते हैं, तुम्हारी त्वचा भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मुख्य अंग क्या है, तो वो है फेफड़े। कौन है वो? सॉरी, फेफड़े नहीं, सॉरी, वृक्क। क्या है? वृक्क। तो वृक्क को बोला गया है मुख्य उत्सर्जन तंत्र। चलिए अब बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथि में आपकी 2 चीजें हैं, 2 आपको पढ़नी है, ठीक है ना, 2 पढ़नी है। सबसे पहले है थायराइड ग्लैंड। पहले ये जानो अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब क्या होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी होती है, ऐसी ग्रंथि जो अपने स्रावों को डायरेक्ट रक्त में डालती है और इनमें कोई नलिका नहीं होती। इनमें कोई नलिका नहीं होती है। इनमें कोई नलिका नहीं होती है, ठीक है ना। इनमें कोई नलिका ऐसा नहीं है कि इस पाइप में, जैसे बोलते ना कि इस पाइप में ये वाला पानी आएगा, लाल वाले पाइप में, नीले वाले पाइप में ऐसा पानी आएगा, पीले वाले पाइप में ऐसा पानी आएगा।
तो इनके पास कोई पाइप नहीं होता है ना, कोई पाइप होता ही नहीं है, तो इनमें कोई नलिका नहीं होती है, इसलिए इनको बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथि। क्या बोलते हैं? नलिका विहीन ग्रंथि। और इनके स्रावों को क्या बोला जाता है? इन ग्रंथियों के स्रावों को क्या कहा जाता है? हार्मोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हार्मोन बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये भी पूछ सकता है कि हार्मोन क्या है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावों को हार्मोन बोला जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावों को हार्मोन बोला जाता है। चलिए अब बात करते हैं, दो अपने को पढ़नी है। एक है थायराइड, इसको बोलते हैं अवटु ग्रंथि। कौन सी? अवटु ग्रंथि। ये ऐसी होती है बटरफ्लाई शेप की, बटरफ्लाई जैसी होती है, ऐसे अपनी गर्दन में यहां होती है ना। तो इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक है थायरोक्सिन और एक है थायरोकैल्सिटोनिन। ये जो थायरोकैल्सिटोनिन होता है, ये तुम्हारे खून में कैल्शियम और फॉस्फेट को, इसको कैल्शियम और जो फॉस्फेट होता है ना, उसको कम करता है। इनको मूत्र में भेज देता है ताकि ये मूत्र से निकल जाए, है ना। थायरोकैल्सिटोनिन का क्या कार्य है? थायरोकैल्सिटोनिन तुम्हारे खून में जितना भी कैल्शियम और फॉस्फेट होता है, अगर वो ज्यादा हो रहा होता है तो उसको मूत्र के थ्रू बाहर निकलवा देता है शरीर से। ये काम होता है थायरोकैल्सिटोनिन का। और थायरोक्सिन हार्मोन निकाल का काम होता है आपकी बीएमआर कंट्रोल करना। बीएमआर मतलब आपके शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं चय अपचय की, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपके शरीर में जो भी तोड़ फोड़ जोड़ चल रही है ना, जो भी तोड़ना फोड़ना जोड़ना चल रहा है, कि तुम्हारे कहीं शरीर में घाव हो गया तो वो घाव भर जाएगा, तुम्हारे शरीर में कोई चीज तोड़नी है, जैसे खाना खाया वो पचाना है, तो इन सब चीजों को पचाने का काम, जोड़ने का काम, तोड़ने का काम, ये सब काम कौन करवाता है? थायरोक्सिन करवाता है। और इससे एक शरीर में क्या उत्पन्न होती है? एक हीट उत्पन्न होती है, और वही क्या है? आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट, वही क्या कहलाती है? बीएमआर। तो बीएमआर को कौन नियंत्रित करता है? थायरोक्सिन। अगर ये ज्यादा होगा तो बीएमआर ज्यादा होगी, और अगर ये कम होगा तो बीएमआर कम होगी। मतलब जिसका ये थायरोक्सिन कम है तो उनका बीएमआर कम होगा, तो उन्हें जल्दी चीजें पचेंगी नहीं, उनके शरीर में क्या होगी? खाना पड़ा रहेगा, ठीक है ना। उनके शरीर में जो क्रियाएं होंगी सारी स्लो होंगी, है ना, सारी क्रियाएं स्लो होंगी, क्योंकि उनका बीएमआर कम है। जिनका बीएमआर ज्यादा होता है वो जनरली आपको पतले मिलेंगे, और जो बीएमआर जिनका कम है वो जनरली मोटे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके शरीर में सब चीजें स्लो है। तो ये होता है थायराइड ग्लैंड का काम, ठीक है ना, अवटु ग्रंथि का काम। एक तो निकालती है थायरोकैल्सिटोनिन जो खून में कैल्शियम और फॉस्फेट को कम करता है, और एक निकालती है थायरोक्सिन जो बीएमआर को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? बीएमआर को कंट्रोल करता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि जिसका नाम है अग्नाशय। क्या नाम है? अग्नाशय। इसको बोला जाता है पैनक्रियाज। क्या बोला जाता है? पैनक्रियाज। क्या बोला जाता है? पैनक्रियाज। ये मिक्स होती है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है और बहिस्रावी भी होती है। मतलब इसके बाद नलिका होती भी है और नलिका नहीं भी होती, दोनों चीजें हैं इसमें। नलिका होती भी है और नलिका नहीं भी होती। तो ऐसी ग्रंथियां जो होती है उनको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। कैसी ग्रंथि है ये? मिश्रित ग्रंथि है। अब इसमें जो कुछ कोशिकाओं के समूह मिलते हैं ऐसे, अग्नाशय की अगर मैं संरचना बनाऊं तो अग्नाशय ऐसा कुछ पत्ती की जैसे संरचना होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स में कुछ ऐसी संरचनाएं मिलती हैं, कोशिकाओं का समूह। इनको बोलते हैं लैंगरहैंस के द्वीप। लैंगरहैंस के द्वीप। इसमें मुख्य कोशिकाएं दो हैं, एक अल्फा सेल है और बीटा सेल है। दो सेल मिलती हैं, एक अल्फा सेल और एक बीटा सेल। एक अल्फा सेल और बीटा सेल मिलती है लैंगरहैंस के द्वीप में। तो इसमें जो बीटा सेल होती है, जो बीटा सेल होती है लैंगरहैंस के द्वीप में,
वो बीटा सेल क्या निकालती है, एक हार्मोन, इसका नाम होता है इंसुलिन, आपने इसका नाम सुना होगा। और ये ब्लड शुगर को, मतलब तुम्हारे जो रक्त में ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज को, रक्त ग्लूकोज को, उसको कम करता है। कैसे कम करता है, ये तुम्हारी कोशिका है, ये तुम्हारी कोशिका है, और ये तुम्हारा ग्लूकोज पड़ा है, और ये तुम्हारा इंसुलिन है, ये इंसुलिन है, ठीक है। तो ये इंसुलिन इसको उसके बाद जाएगा और इसको धक्का दे देगा कोशिका के अंदर। इसको कहाँ धक्का दे देगा, कोशिका के अंदर। तो ये ग्लूकोज खून में तो हो गया कम, खून में कम और कोशिका में पहुंच गया, और कोशिका इससे क्या निकाल देगी, ऊर्जा। क्या निकाल देगी, ऊर्जा निकाल देगी। ये कार्य होता है इंसुलिन का। तो अग्नाशय की बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है इंसुलिन। अरे बोलो, समझ में आया क्या? चलो, अगर ये समझ में आया तो अब मेरे को बताएंगे एक बार। देखिए, ये आपका पेपर पूछा गया। देखो, सड़ंग शारीर के नाम लिखने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सड़ंग शारीर के नाम। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपके डीएनपी का पेपर है फर्स्ट ईयर का, जो पूछा गया है 2024 नवंबर में। पहला क्वेश्चन है सड़ंग शारीर के नाम, मैंने भी आपको बता दिए सड़ंग शारीर के नाम। दूसरा क्वेश्चन है कलाएं कितनी होती हैं, तो बता दिया 7। आयुर्वेद में वर्णित अग्नियों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य रक्तचाप कितना होता है, बता दिया है। अरे बोलो, टैकीकार्डिया का क्या मतलब होता है, हृदय की धड़कन का तेज हो जाना 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अस्थियों की संख्या पूछी, अभी मैंने बताई आपको कितनी होती है, 300। देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, पर व अपर ओज का अंजलि प्रमाण बताओ, तो बता देंगे। पर ओज कितना होता है, अष्टबिंदु, और अपर ओज होता है अर्धांजलि। मानसिक प्रकृतियों के नाम लिख देंगे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक 7, राजसिक 6 और तामसिक 3। पुरुष के प्रजनन अंगों के नाम बता दिए, वृषण, शुक्रवाहिनी, अधिवृषण, है ना। इस तरीके से मैंने आपको नाम बता दिए। अगला है आयुर्वेद के अनुसार गर्भ का पोषण कैसे होता है, इसको और सुन लो। तो माता के आहार रस से, भाई बोलते हैं ना, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाओ, क्योंकि उसी के आहार रस से, जो वो खा रही है, उसी के आहार रस से किसका पोषण होगा, बच्चे का पोषण होगा। तो माता के आहार रस से किसका पोषण होता है, गर्भ का पोषण होता है। किसके माध्यम से होता है, अपरा के माध्यम से, अपरा के माध्यम से। केंद्रीय नाड़ी संस्थान के मुख्य अवयवों का नाम बता दिया, मस्तिष्क और सुषुम्ना, या फिर जिसको बोलते हैं मेरु रज्जु, ठीक है ना। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों के नाम, थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है ना। वृक्क का क्रियात्मक अवयव का क्या नाम है, नेफ्रॉन। शरीर का मुख्य उत्सर्जन तंत्र क्या कहलाता है, वृक्क। और इंसुलिन हार्मोन का स्राव करने वाली कोशिकाओं का नाम क्या होता है, बीटा सेल्स। कौन सी सेल्स, बीटा सेल्स, ठीक है। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर पेपर। अब इससे रिलेटेड आपने कितना समझा, इससे रिलेटेड आप मेरे को क्वेश्चंस बताएंगे, क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे। सारे तैयार हो जाओ, अब बताओ। पहला प्रश्न, ओज के संदर्भ में हृदय और सर्व शरीरगत स्थान क्रमशः किन के निर्दिष्ट हैं, जल्दी जवाब देंगे। जल्दी जवाब देंगे। इन क्वेश्चंस का आपका भी टेस्ट होगा कि आपने क्लास में क्या सीखा, बताएंगे। हृदय में फर्स्ट का ए, ढंग से सोचो। किरण, किरण उत्तर गलत है।
उत्तर गलत है। हाँ बिल्कुल सही। सही उत्तर क्या है? बी। हृदय में क्या मिलता है? परोज। और सर्व शरीरगत क्या होता है? अपरोज। तो सही उत्तर है बी। सही उत्तर है बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए, सामान्य हृदय गति कितनी होती है? नतीजा गलत उत्तर है। सामान्य हृदय गति 60 से 70 है। ढंग से सोचो, अभी बताया था। सामान्य हृदय गति कितनी होती है? सही से सोचो, अभी बताया था। बोलो। सही उत्तर ए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोला। सही उत्तर है 70 से 80 प्रति मिनट। सही उत्तर क्या है? 70 से 80 प्रति मिनट। ठीक है, चलिए। आचार्य चरक के अनुसार अस्थियों की संख्या। आचार्य चरक ने कितनी अस्थियां मानी है कुल? बताएंगे आचार्य चरक के अनुसार अस्थियों की संख्या। बिल्कुल, नतीजा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बाकी लोग जवाब दे। किरण, कंफ्यूजन हो गया तुम्हें? किरण, आपने जो उत्तर दिया है वो अलग आचार्य ने बताया है। बताओ शालिनी, आप बताओ। बिल्कुल, आप सही बोला है उत्तर। बिल्कुल बिल्कुल, 360। सही उत्तर है सी, 360। आचार्य सुश्रुत के अनुसार चतुर्थ और षष्ठ कलाओं का सही युग्म कौन सा है? चौथी और छठवीं कलाओं का सही युग्म क्या है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे। चतुर्थ और छठवीं कला पूछ रहा है। चतुर्थ और छठवीं कला का नाम पूछ रहा है। जल्दी बताएंगे उत्तर। ए बी सी डी में से जल्दी उत्तर देंगे फुर्ती में। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। क्या ट्रिक बताई थी? मार मेस पू पीसू। बिल्कुल, शालिनी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सही जवाब दिया है बिल्कुल। किरण, ढंग से देख के जवाब दो। शालिनी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। किरण ने गलत उत्तर दिया है। सही उत्तर देंगे। सही उत्तर बताएंगे। भाई क्या ट्रिक बताई थी? मार मेस पू पीसू। मार से मांस धरा, रक्त धरा। मेस से मेद धरा और स से श्लेष्म धरा। उसके बाद पू पीसू, पुरीस धरा, पित्त धरा और शुक्र धरा। तो सही उत्तर है ए। सही उत्तर है ए। शालिनी ने सही जवाब दिया है। सही उत्तर क्या है? ए, श्लेष्म धरा और पित्त धरा। थायराइड ग्लैंड के ग्रंथि के उस हार्मोन की पहचान करें। थायराइड ग्रंथि के उस हार्मोन की पहचान करें जो चय अपचय के बजाय खनिज के स्तरों को नियंत्रित करता है। जो चय अपचय के बजाय खनिज के स्तरों को नियंत्रित करता है, बताएंगे। चय अपचय के बजाय खनिज के स्तरों को नियंत्रित कौन करता है? खनिज कौन कौन से होते हैं? अरे खनिज कौन कौन से होते हैं? बोलो बोलो। खनिज कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के बारे में बात कर रहा है ये। बताओ कौन सा हार्मोन है वो जो बीएमआर की जगह खनिजों के स्तर को नियंत्रित करता है। बिल्कुल गलत जवाब दिया किरण ने। बीएमआर को नहीं पूछ रहा मैं, खनिज के स्तरों को पूछ रहा है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। थायराइड ग्रंथि के उस हार्मोन का नाम बताएं जो चय अपचय के बजाय खनिजों के स्तर को नियंत्रित करता है। अभी बताया है। थायरोक्सिन तो बीएमआर को कंट्रोल करता है। कौन सा बचा फिर? थायरोकैल्सिटोनिन।
इंसुलिन, इंसुलिन थायराइड से थोड़ी निकलता है भाई, इंसुलिन तो अग्नाशय से निकलता है और ग्लूकागॉन भी अग्नाशय से निकलता है। बिल्कुल, नतीजा ने सही जवाब दिया, थायरोकैल्सीटोनिन। सही उत्तर क्या है? थायरोकैल्सीटोनिन, थायरोकैल्सीटोनिन। ठीक है, बाकी मैं इसका पीडीएफ आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, एक बार इसको पढ़ के जब इसके उत्तर देने हैं, ठीक है ना। बाकी इतना समझ में आया क्या आज की क्लास में? अरे बोलो, इतना समझ में आया क्या? बोलो, समझ में आया क्या? अरे आज का पढ़ाया वो समझ में आया क्या? थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ा करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाकी बच्चों के समझ में नहीं आया क्या? केवल नतीजा को ही समझ में आया क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब पर भी देख लिया करो, यूट्यूब पर डाल दी जाएगी क्लास, आपको लिंक शेयर कर देंगे यूट्यूब का, है ना। चलो, ओके।